तो चलिए आज इसी पे चर्चा करेंगे कि जो आज उपचुनाव के परिणाम आए हैं उसका संदेश क्या है, साथ ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए आगे राहें कितनी मुश्किल होने वाली हैं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, डॉक्टर शत्रुपा हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। शत्रुपा जी बहुत स्वागत आपका। के शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। के शर्मा जी आपका बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी बहुत स्वागत आपका भी। ठीक है निरंजन जी, क्या वाकई में ये जो झटका है वो 440 वाला नहीं, लेकिन हाँ 220 वाला झटका है बीजेपी के लिए? देखिए अभिषेक जी, अगर आप मेरा मूल्यांकन पूछेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के लिए अहम और वहम जो है वो सबसे घातक बीमारी होती है। और आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को 2014 के बाद में जनता ने सराखों पे बैठाया, पूरे देश के अंदर कई राज्यों के अंदर सत्ता आई, केंद्र के अंदर लगातार इनको आप ये समझ लीजिए बम्पर में मेजोरिटी के साथ इनको सत्ता में बिठाया। लेकिन वास्तविकता ये है अभिषेक जी कि वो जो अहम और वहम की जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की लगी। लेकिन 2024 के चुनाव परिणाम के बाद में वहम तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इनका टूट गया, लेकिन अहम जो है वो अभी भी बरकरार था। और रही बात उपचुनावों के परिणामों की, अभिषेक जी मेरा ये मानना है कि उपचुनावों के अंदर आपको थोड़ा सा, अगर आप इसके अंदर विस्तार से जाएंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। पहली बात, जिस तरीके से अगर हम बात करें बद्रीनाथ सीट, तो बद्रीनाथ सीट के ऊपर वोटिंग परसेंटेज क्या रहा, 51.5%। और रही बात, अगर हम बात करें दूसरी वाली उत्तराखंड की दूसरी वाली सीट मंगलौर सीट की, हाँ मंगलौर सीट की बात करें तो वहां पे देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा से करतार सिंह भटाना को ले जाकर के वहां चुनाव लड़ाया। अरे भाई, अगर आपको वहां पे अगर गुर्जर समुदाय की किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाना था तो वहां से किसी लोकल व्यक्ति को लेकर के आते। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है वहां पे देखिए जिस तरीके से जनता ने बम्पर वोटिंग करी और 69.5% वोट या 70% के आसपास वोटिंग हुई, यानी कि आप ये समझ लीजिए जो अभी 80-20 की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस चीज का वहां पे प्रभाव था। जनता इस चीज से आहत थी कि भाई कहीं ना कहीं वो सीट भारतीय जनता पार्टी हारे नहीं, लेकिन वास्तविकता क्या थी, कुछ नाराजगी इस बात की थी कि बाहरी उम्मीदवार ला करके हमारे सर पे का एक बिठा दिया। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज से अभी भी अपने आप को इस चीज को संभाल नहीं रही है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, 2014 के बाद भी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, लेकिन वो जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होगी। कि जिस तरीके से देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है जी कि आप जो बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, ये मायने तब रखता है जब आपके चरण और आचरण, आपका चित्र और चरित्र, आप उसके अंदर जब समानता दिखेगी तभी आप ये मान के जनता आपके ऊपर विश्वास कर पाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार की बात करी, भ्रष्टाचार की लड़ाई के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा और जनता ने उस चीज को स्वीकार भी किया और उसका जनता ने साथ भी दिया। लेकिन हुआ क्या कि जिस आदमी के ऊपर आप 70,000 का टैग लगाते हैं भ्रष्टाचार का, उस आदमी को दूसरे दिन आप उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिस आदमी के ऊपर आप बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा। बहुत अच्छा लगा निरंजन जी, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया, मुझे दिल खुश हो गया आज। ठीक है निरंजन जी, जल्दी से बात बोलिए, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। निरंजन जी। अभिषेक जी, आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी विचारधारा से सहमत हो वो हमारे में आ सकते हैं। अरे भाई, आपके पास इतनी बड़ी वर्क फोर्स है, आप कहते हैं हमारे 12 करोड़ लोग हमारे कार्यकर्ता है, और उसके बाद में इतनी ही बड़ी वर्क फोर्स आपके सिस्टम से बाहर रह करके आपकी हेल्प करती है, तो आपको जरूरत कहाँ पड़ गई उन लोगों की? तो कल तक जो आदमी कल तक टेलीविजन पर बैठ करके आरएसएस और आईएसएस को एक तराजू में तोल रहा था, वो आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बन करके बैठ रहा। जनता उसको कैसे डाइजेक्ट करेगी? भारतीय जनता पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो विषम परिस्थितियों में आपका झंडा लेकर के खड़ा हुआ था, जो लाठी खा रहा था, जो जेल जा रहा था, जो प्रताड़ना फैला रहा था, वो इस चीज को कैसे स्वीकार करेगा? रही बात जिस तरीके से आप बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, चाहे 2021 का विधानसभा चुनाव ले लीजिए, चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव ले लीजिए, आप वहां चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद में आप जनता को उसके हवाले छोड़ करके आ जाते हैं या फिर अपने समाज की स्वयं रक्षा करें। तो कहने का तात्पर्य अभिषेक जी, आपको इन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। रही बात यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन और ये जो तमाम जो राज्य हो रहे हैं खुश हो रहे हैं, मैं आपको एक चीज और बता दूं अभिषेक जी,
कई बार आप इसलिए जीतते हैं क्योंकि जनता आपकी बात का समर्थन करती है, जनता आपके अंदर विश्वास जताती है। कई बार आप इसलिए भी जीतते हैं क्योंकि आपका जो प्रतिपक्षी है जनता उससे नाराज होकर के आपको वोट दे रही है। तो इनको भी ये चीज समझनी चाहिए कि जनता इनसे खुश नहीं है कि जिस तरीके से ये बयानबाजी कर रहे हैं कि हमने राम मंदिर आंदोलन को हमने हरा दिया, इस तरीके के अगर बयानबाजी करके जनता आपसे खुश नहीं है अभिषेक जी। क्योंकि अगर जनता, मैं कंप्लीट कर दूं 20 सेकंड का समय चाहिए मुझे, कि अगर आपसे जनता खुश होती तो 336 सीटों पे आप चुनाव लड़े, केवल 99 पे जीते, और उसके अंदर भी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 सीटें आप अखिलेश जी के कंधे पर बैठ करके जीते, साउथ के अंदर आप डीएमके के कंधे पर बैठ करके चुनाव जीते। कहने का तात्पर्य ये है कि जनता ने आपको हाथों हाथ नहीं लिया है। और आज भी जो जनता, जैसे अभी आपको बता रहा था, बद्रीनाथ के अंदर 51% की वोटिंग क्या संदेश दे रही है अभिषेक जी? वो ये संदेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो निराश है, बूथ तक नहीं जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, और ये चीज ठीक है, लेकिन निरंजन जी, जनता नए बदलाव की तरफ इशारा कर रही है, तो वो बदलाव कौन और बदलाव के बाद कौन? देखिए अभिषेक जी, मेरा जो मूल्यांकन है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि 87-88 से मैं राजनीति को देख पा रहा हूँ, और 92-93 से आपकी समझ राजनीति पे लिख भी रहा हूँ, राजनीति को पढ़ भी रहा हूँ, और राजनीति के ऊपर बात भी कर रहा हूँ। और मैं अब जो भूवन भास्कर जी कह रहे थे, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा अभिषेक जी, पिछले 10 वर्षों से जब इनका ऊपरा साफ हो गया था, जब इनका एलओपी भी बनाने की इनकी स्थिति नहीं थी पार्लियामेंट के अंदर, या अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के 2012 के बाद में कहीं ना कहीं निरंतर ये चुनाव हारते जा रहे थे, तब इनको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जनता ने अब तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा जनता भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से निराश हुई और इनके अंदर थोड़ा सा समझने के एक थोड़ी सी शक्ति इनको मिली, और इनको ऐसा लगने लग गया कि जो इनकी धारा है कोई धारा जनता ने स्वीकार की। अभी मैं जो बार बार कह रहा हूं, आप कहीं पे भी उठा के देख लीजिए, हाँ। जो जनता के अंदर, वो जनता के अंदर इनकी स्वीकारोक्ति नहीं है, जनता के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति निराशा है। और वो आपको दिखाई देगा जहां जहां चुनाव परिणाम आए हैं, उनको उठा कर देख लीजिए। अभी हम बात करें, अगर बद्रीनाथ की मैं दोबारा से आपको बात करके आपके सामने बात करता हूँ, 2 सीटों की बात रखूंगा, बद्रीनाथ के अंदर 51% वोट पड़े। तो मेरा यह मानना है, अगर 5% वोटों का प्रतिशत और बढ़ जाता तो चुनाव परिणाम बदल जाता, क्योंकि 3200 वोटों से चुनाव परिणाम आया। इधर मंगलौर तो 400 वोट से है, मंगलौर तो 450 वोट। निश्चित रूप से मंगलौर के अंदर मैंने कहा भारी प्रत्याशी इसका सबसे बड़ा कारक, और मैं बिहार की बात कर रहा हूं। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जनता ने अस्वीकार किया है। जिस सीट के ऊपर तेजस्वी यादव खुद कैंप कर रहे थे, जिस सीट के ऊपर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैंप कर रहे थे, वहां पे कांग्रेस और आरजेडी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ रही थी। बीमा भारती को नाक का सवाल बनाया हुआ था। इसके बावजूद अगर वो तीसरे नंबर पे धकेल दी गई, तो आपको खुश होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चीज को मान के चलिए अभिषेक जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बारे में निरंजन जी, मार्जिन भी थोड़ा बहुत नहीं है, तीसरे नंबर पर है, मार्जिन भी बहुत बड़ा है, दूसरे और तीसरे नंबर का मार्जिन भी बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से उस बीमा भारती की मैं बात कर रहा हूं, जिस बीमा भारती को आपने पूर्णिया के अंदर सारी चीजों को रूल आउट करके और पप्पू यादव को रूल आउट करके आपने पार्लियामेंट लड़ाया था, जेडीयू से उसको अपने पाले में ला करके। कहने का तात्पर्य देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि जिस तरीके से एक बार मोदी जी ने कहा था कि पानी उतरता देख करके मेरे किनारे पे घर मत बना लेना, मैं समुद्र हूं, लौट के जरूर आऊंगा। तो वही वाली बात है, केवल इनको अपने जो अहम और वहम है उसके अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। वोटर आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन बूथ तक लेके जाने वाला कार्यकर्ता किस तरीके से निराश है, या अपने छदम कार्यकर्ता करती है, उनकी जगह मेरे हिसाब से आपको जो धरातल के ऊपर लिख करके जो बैठ करके जो काम करते हैं, जो विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, आपको उनको। निरंजन जी ने जो बात कही, इस चीज पे वो बार बार जोर दे रहे हैं कि ठीक है, बीजेपी से निराशा है, लेकिन अपोजिशन को भी उस तरीके से स्वीकार नहीं कर रही है जनता कि अपोजिशन को लगे कि यस हमें स्वीकार कर रही है, खुल करके, दिल खोल करके जनता किसी को स्वीकार नहीं कर रही है। जल्दी से निरंजन जी। हाँ, देखिए अभिषेक जी, एक बात और कहूंगा मैं यहाँ पे, राजनीति के अंदर 2 धाराएं चलती है, एक भरमाने की और एक समझाने की। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, भारतीय जनता पार्टी के वक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
जिस तरीके से आप ये समझ लीजिए उनका जो इंजन था वो धुआं दे गया था, कहीं ना कहीं इसी का परिणाम था कि प्रधानमंत्री जी को स्वयं मैदान में उतरना पड़ा और 100 से ज्यादा इंटरव्यू देने पड़े। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ऊपर कांग्रेस का आईटी सेल या यूं कहे विपक्ष का आईटी सेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हावी है कि आज जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी का जो घटनाक्रम चल रहा है कि राहुल गांधी जी उनको कह रहे हैं अपने लेकिन ये एक अच्छा भी लगा कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बेहतर बयान लगा जो राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया, जो पोस्ट किया, वो बहुत अच्छा लगा देख करके कि वो नेता विपक्ष हैं और उन्होंने अगर एक पुराने सांसद के लिए, पुराने केंद्रीय मंत्री के लिए अगर ये बात लिखी, बहुत अच्छा लगा। बीजेपी के नेता के लिए उन्होंने इस तरीके से लिखा। यही शायद हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। अभिषेक जी, इसके पीछे का महत्व केवल ये है कि राहुल गांधी जी ये चीज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाह रहे थे कि देखिए आज की तारीख में जो सोशल मीडिया या यूं कहें कि जो आईटी सेल है वो हमारा तुम्हारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम तुम्हारा कॉलिंग भी कर सकते हैं और हम उसके ऊपर कंट्रोलिंग भी कर सकते हैं। ये उन्होंने संदेश दिया है। ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट जल्दी से निरंजन जी, क्या ये बीजेपी की हार है? विपक्ष जीत का जश्न मनाए, लेकिन वाकई में तो अगर देखें तो ये तो बीजेपी की हार है। देखिए अभिषेक जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उसके खिलाफ लोग भरमाते रहे लेकिन ये समझा नहीं पाए। इन्होंने अपना चाल चरित्र चेहरा बदलने की कोशिश करी और ये मैं इसको कहूंगा कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, वो वाली स्थिति होगी। ये कहते रह गए तानाशाही है, ये कहते रह गए लोकतांत्रिक हत्या है, ये कहते गए एजेंसियों का दुरुपयोग है, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को उन एजेंसियों का उपयोग किया, उनका सदुपयोग करना चाहिए था। मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर उनका सदुपयोग करती तो आज भुवन भास्कर जोशी जी शायद इतनी बातें नहीं बोल पाते टीवी चैनल के ऊपर। और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही की बात करें, तानाशाही इस देश ने 1975 के अंदर देखी है, लेकिन ये कौन सी तानाशाही? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भी ये चीज को नहीं समझ रहे। और रही बात यहाँ पे जो भी भारतीय जनता पार्टी की विद्वान प्रवक्ता बहन की जो बैठी हुई है वो बता रही थी कि हम सीट पे हम भाई, आप मुझे एक बात बताइए, आपका आईटी सेल ध्वस्त हुआ है, आप अमित मालवीय अपनी ट्रोलर बना हुआ है, आप एक बात बताइए आईटी सेल को तो कम से कम आप सबसे पहले रीएक्टिव कीजिए, नहीं तो जब तक आपकी जो कहते हैं ना कि फिर पछताए हो क्या। ठीक है, बाकी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।